नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ईरान और अमेरिका की जंग के 24वें दिन आज एक राहत की खबर आई। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज जबरदस्त यू टर्न लिया और ऐलान कर दिया कि अमेरिकी फोर्सेस अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्होंने अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट को इसके आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन ईरान ने कह दिया कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बात नहीं हुई। प्रेसिडेंट ट्रंप डर गए हैं, इसलिए अब वापसी के रास्ते खोज रहे हैं। लेकिन जंग रुकी नहीं है, युद्ध अभी भी जारी है। हालांकि 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटों के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है तो अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। ट्रंप की डेडलाइन आज खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे 12 घंटे पहले ट्रंप ने कंडीशनल सीज फायर का ऐलान कर दिया। अब ट्रंप के इस पैतरे का क्या असर होगा? क्या यह फैसला ट्रंप ने इजराइल को भरोसे में लेकर किया है? क्या ट्रंप का फैसला इस जंग से अमेरिका को निकालने का एक रास्ता है? क्या ईरान पर इजराइल के हमले अब भी जारी रहेंगे? कल रात तक ट्रंप कह रहे थे कि दुनिया में शांति ताकत से आती है, लेकिन अब उन्हें बातचीत ही शांति का रास्ता क्यों लग रहा है? हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, रास्ता बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा और भारत इसकी दिशा में कोशिश करता रहेगा। मोदी ने कहा कि संकट बड़ा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है, लेकिन भारत ने इस तरह की आपात स्थिति में से निपटने के इंतजाम पहले से किए थे। वो तैयारियां अब मददगार साबित हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे पूरे देश ने एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही इस बार भी भारत इस संकट को झेल लेगा। ईरान और अमेरिका की यह जंग दुनिया पर कितनी भारी पड़ रही है, इसकी लपटें यूरोप तक कैसे पहुंची, दुनिया भर में ऑयल और गैस की सप्लाई पर कितना बड़ा संकट है और इसका भारत पर क्या असर हो रहा है? अगर जंग नहीं रुकती, हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलती, तो भारत ने क्या तैयारी की है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को क्या क्या बताया, यह सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के हैरान करने वाले फरमान से। मिडिल ईस्ट में 24 दिन पहले शुरू हुई जंग रुक सकती है, इसके संकेत आज अमेरिका ने दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम ने ईरान के साथ बातचीत शुरू कर दी है और पिछले 2 दिनों के दौरान दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत हुई है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जानकारी दी कि ईरान के साथ पॉजिटिव बातचीत के बाद उन्होंने ईरान के पावर स्टेशंस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का फैसला 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस दौरान ईरान और अमेरिका के बीच फुल सीज फायर को लेकर बातचीत चलती रहेगी और अगले 5 दिनों में बातचीत की प्रोग्रेस के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। ट्रंप का स्टेटमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया था और ऐसा न करने पर ईरान के पावर प्लांट्स और उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बिजली की सप्लाई लाइंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, इन सबको तबाह करने की धमकी दी थी। ट्रंप के उस अल्टीमेटम की डेडलाइन आज रात खत्म होने वाली थी। उससे पहले ही उन्होंने ईरान के साथ पर्दे के पीछे चल रही बातचीत की न्यूज दी और ईरान को दी गई धमकी पर अमल को 5 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने कहा कि उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर ने ईरान के नेताओं से कल शाम बात की थी। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्द खुलेगा और अब इसको अमेरिका और ईरान मिलकर कंट्रोल करेंगे। They called, I didn't call, they called, they want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. They went, I would say, perfectly. I would say that if they carry through with that, it'll end that problem, that conflict, and I think it'll end it very, very substantially. We have very much in mind our partners in the Middle East. They're very much in mind in the discussions. So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out.
ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील करने के लिए बेकरार है और अमेरिका भी तैयार है। क्योंकि अब ईरान एटम बॉम्ब नहीं बनाने का वादा कर रहा है और अपने न्यूक्लियर मटेरियल अमेरिका को देने के लिए भी तैयार है। ऐसे में युद्ध रोकने में सबका भला होगा, खासतौर से मिडिल ईस्ट के देशों का। ट्रंप ने कहा कि ईरान में पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया है, अब वहां के नेताओं से बात करना भी बहुत मुश्किल है। ईरान के नेता आपस में भी सलाह मशवरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में दोनों देशों में डील हो जाएगी। हालांकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया। ईरान की मीडिया ने अपने विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की धमकियों से डरकर पीछे हटे हैं, क्योंकि ईरान का इस मामले पर रुख बिल्कुल साफ है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा कि जंग जारी है, शैतान को ईरान के हाथों एक और शिकस्त मिली है। ईरानी मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से दावा किया कि ट्रंप ने पावर प्लांट्स पर हमले का फैसला इसलिए टाल दिया क्योंकि कच्चे तेल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे और ट्रंप के पास युद्ध के लिए कोई प्लान है ही नहीं, इसलिए ट्रंप ने मिलिट्री प्रिपरेशन का वक्त निकाला है। ईरान की सरकार ने कहा कि ट्रंप ने तेल और गैस की कीमतें कम करने के लिए ईरान से बातचीत करने का यह दावा किया है, इसलिए जाहिर है कि ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर से परास्त हुए। हालांकि ईरान ने यह जरूर माना कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईरान युद्ध रोकने के मूड में नहीं है। Now, Iran hasn't acknowledged any discussions between the two countries, and in fact, just in the last couple of moments, we've had Iranian state television describing Trump as having backed down to the Iranians. All this comes as Iran earlier today had threatened to target electrical sites, desalination plants, and even the United Arab Emirates' 4-reactor nuclear plant at Baraka out in its western desert. All of these sites would have been critical for survival in the Gulf Arab states, just showing the stakes of what was happening and how it could have spiraled into an even further escalation. Now, it remains unclear whether or not they're actively having discussions right now, whether or not this will mean any sort of end to the war. एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर जॉब गेमरल ये बता रहे थे कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से इनकार किया है और इससे पहले उसने अरब देशों के पावर प्लांट्स और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स पर हमले की धमकी दी थी। यहां तक कि ईरान ने बाराकाह में यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी मिसाइल हमले की चेतावनी दी थी। अगर ऐसा होता तो हालात बेकाबू हो जाते, शायद इसलिए ट्रंप पीछे हटे। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो रही है या नहीं, यह अभी भी साफ नहीं है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि ईरान तो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर रहा है, तो ट्रंप ने ईरान का मजाक उड़ाया और कहा कि उनको अपनी पीआर टीम बदलनी चाहिए। शायद ईरान के विदेश मंत्रालय को अभी बातचीत होने का मैसेज मिला नहीं है। President, Iran's foreign ministry says you're not telling the truth when it comes to productive conversations to end the war. Well, they're going to have to get themselves better public relations people. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other. Stop speaking with Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. I don't want them to be killed. Okay? I don't want them to be killed. Mr. President, you deployed. Nobody wants to be that. Nobody wants that job right now, you know? Nobody's exactly looking forward to being the head of that particular country, but perhaps we'll be able to solve that problem. प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने इतने बम गिराए हैं कि वहां के नेता आपस में कांटेक्ट तक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ईरान की तरफ से कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। जबकि अमेरिका के वार्ताकार कल शाम से ही ईरान के नेताओं से बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही आमने सामने बैठकर भी बात होगी और डील भी हो जाएगी। ट्रंप ने अचानक ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की धमकी से यू टर्न क्यों लिया? जो ट्रंप कल तक ये कह रहे थे कि ईरान से कोई डायलॉग नहीं होगा क्योंकि ईरान ने बातचीत के लिए कोई बचा ही नहीं है, उन्होंने अब अचानक ईरान से बात करना क्यों शुरू कर दिया? उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद
ईरान की तरफ से कई चेतावनी भरे बयान आए थे। ईरान की संसद मतलब मजलिस के स्पीकर मोहम्मद बगैर गलीबाफ ने कहा था कि अगर अमेरिका इजराइल ने ईरान के पावर प्लांट्स पर बमबारी की तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। फिर ईरान इजराइल, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूएई, बहरीन और जॉर्डन के पावर प्लांट्स को मिट्टी में मिला देगा। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमले हुए तो जवाब में ईरान अरब देशों के डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स मतलब खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील करने वाले प्लांट्स को भी तबाह करेगा। इससे अरब देशों में पीने के पानी तक का संकट पैदा होने का अंदेशा खड़ा हो गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ट्रंप की धमकी के जवाब में कहा था कि उनका मुल्क ऐसी गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। ईरान से सम्मान के साथ बात करना सीखना होगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बाकायदा अपनी हिट लिस्ट जारी कर दी थी। यह बता दिया था कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले के जवाब में इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक कहां किन किन प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, और इनमें इजराइल का सबसे बड़ा पावर प्लांट, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और दूसरे देशों के पावर और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स शामिल हैं। आईआरजीसी ने यह भी कहा था कि ट्रंप ने अपनी धमकी पर अमल किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस बिछा देगा, जिससे वहां कोई जहाज नहीं निकल पाएगा। در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. یک ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी कह रहे थे कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला किया तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद कर देगा, और इस स्ट्रेट तब तक बंद रहेगी जब तक ईरान के पावर प्लांट्स फिर से चालू नहीं हो जाते। इसके अलावा ईरान की सेना इजराइल और अमेरिका के साथी देशों के पावर प्लांट्स और आईटी सेंटर्स पर हमला करेगी। अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों पर हमले होंगे और दूसरे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जाएगा। अगर ट्रंप 48 घंटे की डेडलाइन के बाद ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाते और फिर ईरान जवाबी हमले में अरब देशों के पावर प्लांट्स को, डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स को तबाह करता, तो अरब देशों की आम जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, क्योंकि कतर से लेकर यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन से लेकर सऊदी अरब तक ज्यादातर देश अपने पीने के पानी की सप्लाई के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे का मतलब 3 दिनों का बैकअप होता है। डीसैलिनेशन प्लांट्स डिफंक्ट होने पर अरब देशों की जनता के प्यासे मरने की नौबत आ जाती, क्योंकि बहरीन और कतर जैसे देश अपने पीने के पानी का 100% जरूरत के लिए डीसैलिनेशन प्लांट के भरोसे हैं। वहीं यूएई की मीठे पानी की जरूरत का 80% इन्हीं प्लांट से पूरा होता है। सऊदी अरब के पास ग्राउंड वाटर है, फिर भी वहां की 50% पानी की सप्लाई डीसैलिनेशन प्लांट से होती है। ओमान और कुवैत ही नहीं, इजराइल तक अपनी जरूरत के मीठे पानी का बड़ा हिस्सा डीसैलिनाइजेशन प्लांट से हासिल करता है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई मिलकर दुनिया का 30% से ज्यादा डीसैलिनेटेड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया। अग्रीमेंट के लिए अच्छी बातचीत होने का दावा किया, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने आज ईरान में कई जगह बड़े हमले किए। राजधानी तेहरान के अलावा तबरीज और किशम आइलैंड पर बमबारी की। इजराइल ने कहा कि आज उसने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया था। इस हमले में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल थे। इजराइल ने दावा किया कि लेटेस्ट अटैक में उसने ईरान के मिलिट्री इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं अमेरिका ने साउथ ईरान के सिरजन शहर में ईरानी सेना के एम्यूनिशन डंप पर बमबारी की। गोले बारूद के भंडार पर बम गिरने की वजह से काफी देर तक वहां धमाके होते रहे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अपने लेटेस्ट हमले में ईरान की ड्रोन लॉन्च फैसिलिटीज को तबाह कर दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने पर्शियन गल्फ में ईरान के ऑयल डंप्स पर भी बम बरसाए। तेल के ठिकानों पर अमेरिका के इन हमलों से भीषण आग लग गई। अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान में अब तक करीब 2000 लोग मारे जा चुके हैं और इनमें 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। अमेरिका इजराइल के हमले के जवाब में आज ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किए। ईरान के हमलों के निशाने पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत रहे, लेकिन आज ईरान ने सबसे तगड़ा हमला इजराइल पर बोला। इजराइल में आज ईरान ने अपनी मिसाइलों से राजधानी तेल अवीव के अलावा जेरूसलम, रमत गन, पिता तिक्वा, किर्यात गत और अश्केलन पर मिसाइलें दागी। ईरान का कहना है
कि उसने तेल अवीव में इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। इसके अलावा साउथ इजराइल में ईरान ने इजराइल की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मिसाइल हमले में बर्बाद कर दिया। ईरान ने इजराइल पर अपने लेटेस्ट अटैक के लिए क्लस्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। क्लस्टर मिसाइलों से निपटने में एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित नहीं होता है, क्योंकि टारगेट पर लगने से पहले यह मिसाइल कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और एक बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाती है। एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्ट मिसाइलें सारे क्लस्टर्स को एक साथ रोक नहीं पाती। इजराइल ने बताया कि ईरान के ताजा हमलों में रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है और 250 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। युद्ध को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के लेटेस्ट ऐलान से पहले आज भारत समेत एशिया के तमाम शेयर मार्केट्स में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स 1836 पॉइंट्स गिरा, निफ्टी 602 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, ताइवान से लेकर साउथ कोरिया तक सारे शेयर मार्केट्स गिरे। ट्रंप की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट आने से पहले ब्रेंट क्रूड की कीमत $114 पर बैरल पहुंच गई। हालांकि ट्रंप ने जैसे ही ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले को 5 दिनों के लिए टाला तो क्रूड ऑयल की कीमत गिरकर $88 पर बैरल पर आ गई। लंदन का FTSE इंडेक्स भी आज गिरावट के साथ खुला था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत होने का दावा किया और ईरान पर हमले को 5 दिन के लिए टाला तो ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप के शेयर मार्केट्स में उछाल आया। हालांकि एक तरफ यूक्रेन युद्ध और अब ईरान से जंग ने यूरोपीय देशों में महंगाई बहुत बढ़ा दी है। तेल और गैस की सप्लाई लाइन में खलल पड़ रहा है और लोगों का रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया है। Today we're looking at the economic impact and I am asking for every lever that's available to the government to deal with the cost of living to be discussed at COBRA. Hence we've got the Bank of England and others there. But I want to make sure that when it comes to the cost of living we're doing everything we possibly can at a very difficult period like this. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर कह रहे थे कि युद्ध का ब्रिटेन पर काफी गहरा आर्थिक असर पड़ा है, इसलिए वो लगातार लोगों से रहन सहन के बढ़ते खर्च को कम करने के लिए अपने एडवाइजर से चर्चा कर रहे हैं। स्टारमर ने कहा कि महंगाई को काबू में रखने के लिए उनकी सरकार बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी मदद ले रही है ताकि जनता पर महंगाई का बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। हालांकि ट्रंप के बयान से मिली ये राहत बहुत थोड़ी और फौरी है, क्योंकि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ऑयल और गैस और दूसरे प्रोडक्ट्स की सप्लाई लाइंस को जो नुकसान पहुंचा है उससे उबरने में अभी काफी वक्त लगेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में नेचुरल गैस के दाम लगभग 85% बढ़ चुके हैं। क्रूड ऑयल की कीमत में भी 50% का इजाफा हो चुका है। खेती के लिए बेहद जरूरी फर्टिलाइजर यूरिया की कीमतें पूरी दुनिया में करीब 48% तक बढ़ी हैं। दुनिया के बहुत से देशों में पेट्रोल, डीजल, कोयला, सल्फर, फर्टिलाइजर, पाम ऑयल, नेचुरल गैस और आयरन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि युद्ध के कारण सप्लाई लाइंस को नुकसान पहुंचा है और उसके बहाल होने में अभी कई महीने लगने वाले हैं। अगर आज भी युद्ध बंद हो जाए तो कतर के सबसे बड़े LNG प्लांट रास लफान में प्रोडक्शन अगले 2-3 साल बाद शुरू हो पाएगा। तेल की सप्लाई नहीं होने से प्रोडक्शन भी ठप हो गया है। इसको नॉर्मल होने में कम से कम 1 महीना लगेगा। जो टैंकर अरब देशों से कच्चा तेल और गैस लेने जाने वाले थे, उन्होंने इस क्राइसिस के बाद अपना रुख दूसरे देशों की तरफ कर लिया है। उनको दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके पर्शियन गल्फ से तेल और गैस लाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। हीलियम, सल्फर और नैप्था जैसे कच्चे माल की सप्लाई बंद होने से प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत घट गया है। इसे नॉर्मल होने में 7 से 8 महीने लग सकते हैं। इसलिए जानकारों ने चेतावनी दी है कि ईरान से युद्ध अगर आज खत्म भी हो जाए तो भी ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि ऑयल और गैस का यह संकट 70s के क्राइसिस से भी बड़ा है। Let me explain you how challenging this situation is. Many of us remember the 2 consecutive oil crises in 1970s, 1973 and 1979. And at that time, in each of the crises, we all know that there was major economic problems around the world, the recessions. And today, only as of today, we lost 11 million barrels per day. So more than 2 major oil shocks put together. Plus, after the Russia's invasion of Ukraine, the gas markets, especially in Europe, we lost about 75
billion cubic meters, 75 BCM. And as of now, as a result of this crisis, we lost about 140 BCM, almost twice. Not only oil and gas, some of the vital arteries of the global economy, such as petrochemical, such as fertilizers, such as sulfur, such as helium, their trade is all interrupted, which would have serious consequences for the global economy. फतेह बिरोल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यूनाइटेड नेशंस की ये एजेंसी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई, उसकी मूवमेंट, उसकी प्राइसिंग, इन सबको मैनेज करती है। फतेह बिरोल बता रहे थे कि ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस की जो क्राइसिस पैदा हुई है वो दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस है। ये 1970s के ऑयल क्राइसिस से कई गुना बड़ी है और इस युद्ध का पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इस बीच हमारे देश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 और शिप्स भारत पहुंचने वाले हैं। टैंकर जग वसंत और पाइन गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल चुके हैं। अगले 48 घंटे में यह भारत पहुंच सकते हैं। दोनों ही टैंकर्स में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। मरीन ट्रैकर वेबसाइट्स के मुताबिक भारत के दोनों एलपीजी टैंकर्स की लास्ट लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लरक किस्म चैनल में दिखी थी। वहीं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि जग बसंत और पाइन गैस ये टैंकर्स भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों पर करीब 93,000 टन एलपीजी है। इससे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते 2 एलपीजी टैंकर्स भारत आ चुके हैं। इससे देश में एलपीजी सप्लाई नॉर्मल बनाए रखने में मदद मिलेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मिडिल ईस्ट के हालात का असर देश के लोगों पर न पड़े। हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई रेगुलर बनी रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका और ईरान की जंग से पैदा हुए हालात पर आज लोकसभा में बयान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से जारी यह जंग देश और दुनिया का बहुत नुकसान कर चुकी है। इस युद्ध का असर लंबे वक्त तक रहेगा। मोदी ने कहा कि संकट बड़ा है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। देश ने खुद को जैसे कोरोना संकट काल के लिए तैयार किया था, वैसे ही इस बार भी पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर लेगा। मोदी ने कहा कि मुश्किल वक्त है क्योंकि जिस इलाके में जंग छिड़ी हुई है उसी क्षेत्र से भारत के तेल और गैस का ज्यादातर हिस्सा आता है। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। भारत सरकार को एनर्जी जरूरतों को पूरा करना है और अपने नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। मोदी ने कहा कि अब तक अरब देशों से 3,75,000 और ईरान में फंसे लोगों में 1,000 से ज्यादा भारतीय सुरक्षित स्वदेश वापस पहुंच चुके हैं। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी उस समस्या पर आए
जिसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। मोदी ने कहा कि तेल और गैस को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने बीते 12 साल में अपनी ऊर्जा जरूरतों की सप्लाई का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले भारत 27 देशों से कच्चे तेल और गैस का आयात करता था, अब 41 देशों से इन चीजों को मंगाया जा रहा है। मोदी ने बताया कि भारत ने क्रूड ऑयल की स्टोरेज को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन के रिजर्व पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे ऑयल कंपनीज के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 साल में सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी पर भी जोर दिया और इसका भी हमें फायदा मिल रहा है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, इससे सालाना 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत हो रही है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी फायदा मिला है। कई करोड़ बैरल क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। जंग के कारण सिर्फ तेल और गैस की सप्लाई पर ही असर नहीं पड़ा है, फर्टिलाइजर की आपूर्ति भी बंद हुई है। अब खरीफ की फसल की बुवाई का सीजन है, खाद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए सरकार फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर भी फिक्रमंद है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, देश में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। 19 मार्च 2026 तक देश में करीब 61 लाख टन यूरिया, 24 लाख टन डीएपी और 57.21 लाख टन एनपीके का स्टॉक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाद के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 नए यूरिया प्लांट शुरू किए गए, जिससे 76 लाख मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। इसके अलावा फर्टिलाइजर के इंपोर्ट को भी डाइवर्सिफाई किया गया है, जिससे किसी संकट की स्थिति में खाद की सप्लाई न रुके। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा यह भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टरप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी
बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। आज प्रधानमंत्री ने कुछ बातें बिल्कुल दो टूक भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑयल और गैस प्रोडक्शन सेंटर्स और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला गलत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया है, कमर्शियल शिप्स पर हमले किए जा रहे हैं, उसे भी किसी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता। मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों के राष्ट्राध्यक्षों से उनकी 2 राउंड फोन पर बात हुई है। सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ संपर्क में है। भारत का शुरुआत से एक ही स्टैंड है कि जल्द से जल्द बातचीत की जाए, इस युद्ध को खत्म किया जाए। भारत आज भी सभी पक्षों से यही कह रहा है कि जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है, रास्ता बातचीत की टेबल पर ही निकलेगा। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार ईरान और अमेरिका की जंग के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन आज जब मोदी ने पार्लियामेंट में बयान दिया तो राहुल गांधी गायब थे। मोदी जब लोकसभा में अमेरिका और ईरान के युद्ध पर बोल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी वडोदरा में थे, आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का जिक्र किया। कहा मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया है पार्लियामेंट में, लेकिन वो इस मुद्दे पर डिस्कशन से डर रहे हैं। ईरान में युद्ध हो रहा है, देखा प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से, देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज हो गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं, लिया कुछ नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को यह मालूम था कि इस तरह की बातें होंगी, लोगों को बहकाने की कोशिशें होंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी ताकि जनता में पैनिक हो। इसलिए आज लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सरकार की नजर है। सभी राज्य सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों को अफवाहों से सावधान रहना चाहिए। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी की यह बात तो सही है कि एलपीजी को लेकर कई लोग झूठ और अफवाहें फैला रहे हैं। आज कई जगह यह खबर छपी कि सरकार 14.5 किलो वाले सिलेंडर में 10 किलो गैस देने पर विचार कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से आज पेट्रोलियम सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने इसका खंडन किया। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि मजदूरों को 5 किलो वाले सिलेंडर मुहैया कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग में भी कमी आई है। पिछले 3 हफ्तों में लगभग 35 लाख घरेलू और कमर्शियल एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं या एक्टिव किए गए हैं। सुजाता शर्मा ने बताया कि अब कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई भी बढ़ रही है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी यूनिट्स को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में प्रायोरिटी दें। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर अब भी लोगों में पैनिक तो है। कई शहरों में लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। लोग सुबह से ही सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन गैस नहीं मिलती। कई जगह अफवाहें भी असर दिखा रही हैं। आज सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी गई कि रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद हो जाएगी। इसका असर गुजरात में देखने को मिला। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि कई शहरों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। यहाँ अहमदाबाद के पेट्रोल पंपों पे आज दोपहर से ही आप देख सकते हैं लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। लोग पैनिक में आकर के पेट्रोल भरवाने के लिए जो है उमड़ पड़े हैं। अहमदाबाद के एक पेट्रोल पंप पे दरअसल हुआ ये था कि एक पेट्रोल पंप पे कहीं ऐसी बात आई कि पेट्रोल खत्म हो गया और एक जगह टैंकर आने में शायद थोड़ी देरी हो गई और इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं अहमदाबाद के अलग अलग पेट्रोल पंप पे उमड़ पड़े और अब पता चला है कि पूरे गुजरात में अलग अलग पेट्रोल पंपों पे इसी तरह लाइन लग रही है और लोग क्यों आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने, ये उनसे ही पूछते हैं। क्या सुना क्या आपने? हाँ, हमें तो सुना 12 बजे बंद हो जाएगा। पेट्रोल बंद हो जाएगा? हाँ, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। जिस प्रकार का माहौल यहाँ बना हुआ है आप देख सकते हैं। पीछे आप देखिए लंबी लंबी लाइनें जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर हम पेट्रोल पंप के जो संचालक हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये आप ऑन करते हैं पेट्रोल पंप? हाँ जी, मैं ऑन करता हूँ। तो क्या यहाँ पे दिन की कैपेसिटी कितनी रहती है? वैसे तो हमारी कुछ 17,000 18,000 MS और HSD मिला के रहती है, पर अभी तो हम ऑलरेडी उसके पार चले गए आज के दिन के लिए तो। हाँ। और वैसे जो सप्लाई है आप लोगों का क्या अफेक्ट? सफिशिएंट है। ये भी आज देख सकते हैं मेरा गाड़ी भरा हुआ पड़ा है, आज ही माल आया है और रूटीन वाला जो है वही सिनेरियो है। पर पता नहीं अभी न्यूज में क्या आया है कि सब लोग अभी पैनिक सिचुएशन में आ गए पब्लिक। बाकी हमारे एंड से तो कोई तकलीफ या कुछ है नहीं अभी तो आपने देखा, मुश्किल वक्त में अफवाहें सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करती हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने अफवाहों और अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने को कहा। यह सही है कि मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उससे पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। अगर जंग आज भी खत्म हो जाए तो भी क्रूड और ऑयल की सप्लाई बहाल होने में कम से कम 8 से 10 हफ्तों का वक्त लगेगा। हमारे देश के पास इससे ज्यादा वक्त का रिजर्व है। हालांकि आज ट्रंप ने कहा कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ईरान के साथ बातचीत भी सही दिशा में है, लेकिन ट्रंप कल ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे थे, ताकत को ही शांति का रास्ता बता रहे थे। इसलिए ट्रंप के बयानों पर तो यकीन नहीं किया जा सकता। अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो मुश्किल बढ़ेगी और फिर पूरे देश को एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। मोदी ने आज यही मैसेज दिया। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज बंगाल से बड़ी खबर आई। असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि AIMIM बंगाल में हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई है। वो पहले ही 182 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये सीटें कौन कौन सी होंगी, इस पर फैसला 25 मार्च को हो सकता है। ओवैसी बंगाल जाने वाले हैं। कोलकाता में ही ओवैसी और हुमायूं कबीर सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी पर ओवैसी ने हमले शुरू कर दिए। हैदराबाद में ओवैसी ने कहा कि ममता मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों का वोट लेकर ममता ने 15 साल तक राज किया, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। पिछले 15 साल से वहां पर 3 मरतबा के वजीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहां पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब
बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट है। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियां और दास्तानें भी हैं, जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहां पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहां पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। टीएमसी ने ओवैसी की एंट्री पर तीखा रिएक्शन दिया। जयप्रकाश मजूमदार ने ओवैसी को कलेक्शन एजेंट कहा। आरोप लगाया कि ओवैसी बीजेपी के पैसों से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। असादुद्दीन ओवैसी बीजेपी का पास से पैसा मिलेगा। लास्ट बार भी ऐसा ही मिला था। वो आया था सिद्दीकी का पार्टी आईएसएफ का साथ जोड़बंधन करने के लिए। फुरफुरा शरीफ भी गया था, कलकत्ता में भी मीटिंग किया। बीजेपी से कितना करोड़ रुपया लिया हम तो सामने नहीं बोलेंगे, लेकिन जानता हूं क्योंकि उस टाइम में मैं बीजेपी में था। पैसा लेके ऑन दैट इशू वो चला गया। इस बार भी ऐसा करेंगे। उन लोग का है, वो लड़ेगा हैदराबाद में। उसका जितना भी है हैदराबाद का छोटा जगह में, उसका बाहर में उनका पार्टी का कोई नाम निशाना नहीं है। लेकिन मुसलमान का नाम लेके, संख्यालघु का नाम लेके वो जगह जगह में घूम के वो कलेक्शन मास्टर है। ओवैसी और हुमायूं कबीर के साथ आने से तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों के वोट कटने की आशंका है। दूसरी तरफ बीजेपी को हिंदुओं के वोट की चिंता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के नेता घूम घूम कर यह दावा कर रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो बंगाल में माछ भात खाने पर पाबंदी लगा देगी। इसलिए अब बीजेपी के कई उम्मीदवार मछली लेकर कैंपेन में घूम रहे हैं। विधाननगर से बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर शरदवत मुखर्जी आज मछली लेकर इलेक्शन कैंपेन करने निकले। बीजेपी के कैंडिडेट ने सॉल्ट लेक के आईए मार्केट में कैंपेन किया। इस दौरान उनके समर्थक के हाथ में कातला मछली थी। शरदवत मुखर्जी ने कहा कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के झूठ पर भरोसा ना करें। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बंगाल में मछली चावल पहले की तरह चालू रहेगा, मांस की बिक्री बंद नहीं की जाएगी। अलग राज्य में अलग नियम होता है। हिंदुस्तान में कई राज्य हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाके बोलोगे कि खट्टा बंद कर देंगे, चलेगा? तो ये सोच के चलिए कि पंजाब में जाके बोलोगे चिकन बंद करने के, पंजाब में ना सुबह जलपान में चिकन देता है, हम लोग खा पाएंगे? बिहार में भी बिहारी लोग तो हम देख सत्तू लेते हैं सुबह, सत्तू का शरबत, और पंजाब में चिकन से दिन शुरू करते हैं वो लोग। खाना अलग अलग जगह के हिसाब से है, इसीलिए अलग अलग समुदाय का अलग अलग खाना का तरीका है। बंगाल से आज चुनाव के दौरान कम्युनल टेंशन की भी खबर आई। नंदीग्राम में भगवान राम की मूर्ति तोड़ दी गई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रभु राम की मूर्ति ममता बनर्जी के गुंडों ने तोड़ी है, क्योंकि ममता चाहती हैं कि हिंदू रिएक्ट करें और रामनवमी से पहले माहौल खराब हो जाए। ये जिहादी लोग क्या है? पीडब्ल्यूडी रोड का साइड में राम जी का मूर्ति तैयारी हो रहा था, निर्माण हो रहा था। हमारी रामनवमी का उत्सव है, इसके लिए ये मिसक्रिएंट से सब करता है। यह जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हर हिंदू त्योहार के पहले देव देवी का मूर्ति तोड़ना और रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करना एक कुछ एंटी सोशल का काम है। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच से कुछ गुंडा बनाया, वो लोग ये सब करता। जैसे हिंदू समाज रिएक्ट करेगा और मुसलमान समाज को इकट्ठा करेगा वोट के लिए। नंदीग्राम वो सीट है जहां शुभेंदु पिछली बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। इस बार भवानीपुर से ममता का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का पूरा फोकस भवानीपुर पर है। आज ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर के सभी लोकल लीडर्स, पार्षदों और बूथ इंचार्ज की मीटिंग ली, कैंपेन की स्ट्रैटेजी समझाई। ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स से कहा कि भवानीपुर के हर वोटर के घर तक जाना है। ममता के करीबी नेता फिरहाद हकीम भवानीपुर में कैंपेन का काम संभाल रहे हैं। आज उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। फिरहाद हकीम ने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर की बेटी हैं, इसलिए यहां उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बीजेपी कम्युनल पार्टी, वो एक कम्युनल पार्टी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंसान के साथ हैं, 24/7 सारा साल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ क्या कर रहा है। ये सब बीजेपी फंडिंग है। भवानीपुर ऐसा एक जगह है जहाँ पर ममता दी घर के लड़की है। हर आदमी ये मानता है कि ममता दी हमारा घर का है, इसलिए जब ममता दी आती है तो उन्हें लगता है अपना आदमी आ गया। यहाँ पर और कोई वोट इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार भवानीपुर में भी ममता की राह मुश्किल है, इसलिए ममता डरी हुई है। दिलीप घोष ने कहा कि भवानीपुर में फर्जी वोटर कट चुके हैं, फर्जी वोटिंग कराने वाले अफसर भी हट चुके हैं, इसलिए दीदी की हार तय है और पूरी पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि उनके केंद्र में 50,000 फॉल्स वोटर माइनस हो गया और भी होने वाला है। ये जो फॉल्स वोटर, फर्जी वोटर से वोटिंग करा के जीतते थे और काउंटिंग के समय हमारे लोगों को मार के निकाल देते थे, इससे जीतते थी, वो संभव नहीं, उनको मालूम हो गया, इसलिए भवानीपुर में पड़ी हुई है और आज उल्टा गा रही है। ये होने वाला है। आप ऐसा लूटपाट कर जीत नहीं सकते और जहाँ 50,000 वोटर माइनस हो जाता है वहाँ आपके लिए बहुत मुश्किल है। आज सारा चिंता भवानीपुर को लेकर के है। 294 सीट में क्या होगा? पिछले तो बोलती थी ममता बनर्जी कि 294 सीट में मैं कैंडिडेट है, आज केवल भवानीपुर में कैंडिडेट है। सिचुएशन बहुत खराब है ममता जी के लिए। बंगाल में इस बार मुकाबला तो कड़ा होगा, लेकिन ममता बनर्जी को हराना उतना भी आसान नहीं है जितना बीजेपी के नेता दावा करते हैं। ममता जमीन से जुड़ी नेता है, फाइटर हैं, लोकप्रिय हैं। बंगाल में उनकी मास अपील है, इसलिए बंगाल का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। चुनावी माहौल असम में भी गर्म हो चुका है। असम में आज बीजेपी को एक झटका लगा। हेमंता सरकार की मंत्री नंदिता गारलोसा आज कांग्रेस पार्टी में चली गई। नंदिता गारलोसा टिकट न मिलने से नाराज थीं। पिछला चुनाव वो हाफलोंग सीट से जीती थीं। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर रूपाली लंगथासा को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने इस सीट पर निर्मल लंगथासा को उतारा था, लेकिन पार्टी के कहने पर निर्मल अपना टिकट वापस करने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इस सीट से अब नंदिता गारलोसा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि नंदिता के जाने से बीजेपी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि नेताओं को रोकने में वो फेल हो चुके हैं। भारत का जो राजनीति है वो तो कांग्रेस से ही शुरुआत हुए थे, बट क्वेश्चन यही है आप लोगों को कांग्रेस में क्यों नहीं रुकवा सका? आप अपने आप ही बोल रहे हैं कि मैं फेलर हूं। कोई बोलेगा कि मेरा ही लोग जाके अलग पार्टी में है, मतलब मैं लीडर होने का योग्य ही नहीं हूं। ऐसा तो दुनिया में मैं नेता खुद पहला बार देखा हूं जो खुद ही बोल रहा है कि मैं लोगों को रख नहीं सकता हूं। ऐसा तो दुनिया में कोई नेता हमने जीवन में नहीं देखा। आज गौरव गोगोई ने जोरहाट सीट से नॉमिनेशन कर दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि असम नफरत की राजनीति से तंग आ चुका है, इसलिए इस बार हेमंता की विदाई तय है। आज असम में जिस प्रकार का राजनीति हो रहा है, जो गंदगी भरा, नफरत भरा राजनीति, उससे असम के लोग अब तंग हो चुके हैं। असम के लोगों ने ये ठान लिया है कि एक विशाल सफाई अभियान शुरू होना चाहिए, जिस सफाई अभियान का शुरुआत असम की राजनीतिक जगत से होगा और उसके लिए सारे असम के लोग, सारे विरोधी दल, हम सब एकजुट होकर असम की राजनीति को साफ करना चाहते हैं। असम की राजनीति से हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो छाप है, उस छाप को हम मिटाना चाहते हैं। कैंपेन शुरू होने से पहले असम में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिख रही थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पाला बदला है। इससे कांग्रेस को झटका लगा है, हेमंता का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और कैंपेन में इसका असर दिख रहा है। तमिलनाडु में आज एनडीए के अलायंस और सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एआईएडीएमके के नेता एडप्पाडी के पलनीस्वामी, पीएमके के नेता अनबुमनी रामदास ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। समझौते के मुताबिक बीजेपी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। एआईएडीएमके 178 सीट, नॉर्थ तमिलनाडु में स्ट्रांग होल्ड रखने वाली पीएमके 18 सीट और एएएमके 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद पीयूष गोयल ने दावा किया कि इस बार तमिलनाडु में डीएमके का सफाया होने जा रहा है। Very happy. We are all one family and we are going to fight this election to win this election. स्वीप करेगा। तमिलनाडु के लोग दुखी है उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन के
बहुत ही कुशासन से इन्होंने तमिलनाडु को बहुत नुकसान पहुंचा है, यहाँ की सभ्यता को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पे AIADMK के नेतृत्व में एडपाडी पलानीसामी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए के सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता मनिकम टेगोर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस चुनाव में बीजेपी विधायकों की संख्या पहले से आधी रह जाएगी। It's very clear that in Tamil Nadu, whenever the same BJP has been defeated, Piyush Goyal ji is also part of it. It has been the pattern that for 3 elections consecutively, Piyush Goyal ji is there, and 3 elections BJP lost. And this election also, the same thing will happen. BJP with 4 MLAs will now be reduced to half of it. आपको कांग्रेस नेता मनिकम टेगोर के बयान का मैं हिंदी में मतलब बताता हूं। मनिकम टेगोर ने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी जब जब हारी है, पीयूष गोयल उसका हिस्सा रहे हैं। पिछले 3 चुनावों से पीयूष गोयल वहां जा रहे हैं, हर बार बीजेपी को हार ही मिली है। इस बार भी यही होगा। तमिलनाडु में बीजेपी विधायकों की संख्या इस बार पिछली बार से आधी रह जाएगी। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है। यहां पिछले 50 साल से 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होता आ रहा है, डीएमके और AIADMK। करुणानिधि के निधन के बाद MK स्टालिन ने पार्टी को संभाला, लेकिन जयललिता के जाने के बाद AIADMK बिखर गई। इसलिए AIADMK की ताकत कम हुई है। बीजेपी ने AIADMK से अलायंस तो कर लिया है, लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा यह कहना मुश्किल है। पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को आखिरकार आज अरेस्ट कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर फतेहगढ़ पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद भगवंत मान ने कहा कि पूरा पंजाब उनका परिवार है, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर एक्शन होगा, फिर चाहे वो उनका रिश्तेदार हो या कोई रसूखदार नेता। लाल सिंह भुल्लर पर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एक अधिकारी गगनजीत सिंह रंधावा को टॉर्चर करने और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप है। गगनदीप ने 21 मार्च को खुदकुशी की थी और आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरोप लगाया था कि लाल सिंह भुल्लर के डर से वो अपनी जान दे रहे हैं। गगनदीप के परिवार वालों का आरोप है कि भुल्लर ने गगनदीप रंधावा से अपने पिता को ठेका देने के लिए कहा था और इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद गगनजीत रंधावा ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली। 2 दिन पहले ही भुल्लर का इस्तीफा हुआ था, आज गिरफ्तारी हो गई। लेकिन ऑपोजिशन इससे संतुष्ट नहीं है। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अगर केस की जांच ठीक से की गई तो इसके तार मुख्यमंत्री से भी जुड़ेंगे। कोऑपरेटिव मिनिस्टर है भगवंत मान, उसका मतलब इसको 1 हफ्ता पहले इतला मिल चुकी थी हमारे ऑफिसर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, पिटाई हुई, चोटें उसको लगाई गई, वेपन्स असॉल्ट किया गया। अगर ये बचाना चाहता भगवंत मान, अगर ये तब एक्शन लेता भुल्लर पर तो आज रंधावा साहब बचे होते। अभी तक रंधावा साहब का मोबाइल इधर है, अभी तक लालजीत भुल्लर का, उसके पिता का, उसके सारे स्टाफ का मोबाइल किसी ने नहीं लिया। अभी तक जो टावर्स हैं वहाँ उनमें बहुत सारे डम्प्स में बहुत कुछ पड़ा रहता है जी। और उसके अगर ये सारी तहकीकात हो जाए फोन्स की और ये CCTV कैमरास की, तो जिन आदमियों ने इनको मजबूर कर दिया खुदकशी करने पर, वो सारे लोग बीच में आ जाएंगे। अभी तो 3 लोग ही आए, नंबर ऑफ अदर पीपल आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो मैं समझता हूँ इसकी सीधे तौर जिम्मेवारी भगवंत मान पर। लेकिन भगवंत मान सरकार में मंत्री मोहिंदर भगत इन आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। उनका कहना है कि सारी कार्रवाई कानून के मुताबिक हो रही है। ऑपोजिशन के पास अब इस केस में कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो मुख्यमंत्री का नाम घसीट रहे हैं। अरे सीएम साहब ने, सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने इमीडिएटली उन्होंने जो है कैबिनेट तो जो है इस्तीफा ले लिया। ठीक है, उसके बाद जरा नेक्स्ट स्टेप बनता सी FIR करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इट विल गो टू कोर्ट। तो जो प्रोसेस है उसके बाद उन्होंने अरेस्ट कर लिया गया, तो भी एक पार्ट ऑफ FIR है। अरेस्ट करने के बाद जो हूँ उन्होंने जो अगला प्रोसीजर है, कानून जो है सानू अपने कानून पे, ऑनरेबल कानून पे भरोसा है। यह अच्छी बात है कि भगवंत मान ने आरोपों के घेरे में आए अपने मंत्री का इस्तीफा लिया और उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दिए, गिरफ्तार भी किया। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से भी काम चलेगा नहीं, इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। अगर लालजीत सिंह भुल्लर दोषी हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलानी होगी। और आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर।
मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में बयान देंगे। कल से तृणमूल कांग्रेस उत्तर और दक्षिण बंगाल में एक साथ विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू करेगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन कल बंगाल के दौरे पर जाएंगे और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का उद्घाटन करेंगे। आज की बात में इतना ही।